हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के 8th चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है जिनका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स, तो इनमें अक्सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक, तो जब भी बात की जाएगी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो केसेस पढ़ने हैं। पहला तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हमें इनमें फ्लावरिंग प्लांट्स का केस देखना है। तो जितने भी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनका जो सेक्सुअल पार्ट होता है या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, वो प्रेजेंट होता है उनके फ्लावर्स में, और इसमें हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर ही पढ़ना है। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं उनमें मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोस्टियम, जाइनोस्टियम। ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक आप पिछली क्लासेस में कवर कर चुके होंगे, जैसे 7th या फिर 8th में, तो आपको ये समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने पीछे पढ़ा था 7th या फिर 8th में प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में, तब हम तो उसमें पिस्टल, स्टेमन, पेटल, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब ये क्या नई चीज़ें? तो जो चीज़ें आपने पढ़ी थी वही हैं, लेकिन जब अगर हम मान लीजिए कि सेपल्स को कलेक्टिवली बोलेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। कोरोला को अगर हम सिंगल यूनिट की बात करें तो कोरोला होता है पेटल। ठीक, तो पेटल को कलेक्टिवली या फिर ग्रुप के फॉर्म में बोला जाता है कोरोला। तो ये वही सारी चीज़ें हैं, सिर्फ इसमें कुछ टर्म्स चेंज हुए हैं। ठीक, अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी स्टेमन की, तो स्टेमन को कलेक्टिवली बोला जाता है एंड्रोस्टियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे पिस्टल या फिर पिस्टल को कार्पेल भी बोला जाता है, उसको अगर हम कलेक्टिवली उसकी बात करेंगे तो उसे हम बोलेंगे जाइनोशियम। ठीक, तो ऐसे प्लांट्स जिनके सेक्स ऑर्गन्स यानी स्टेमन और पिस्टल प्रेजेंट होते हैं उनके फ्लावर्स में या फिर फ्रूट्स की सीड्स में, तो ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट। हमें इन्हीं ऐसे ही प्लांट एंजियोस्पर्म के बारे में ही आज के चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जब हम किसी फ्लावर को तोड़ते हैं, मान लीजिए जैसे गुलाब का फूल हो गया, तो जैसे हम उसको तोड़ते हैं किसी स्टेम से वो अटैच्ड होता है, तो जहाँ से वो टूटता है, जिससे वो अटैच्ड होता है स्टेम से, उस वही क्या होता है? फ्लावर का बेस होता है, और फ्लावर के बेस को ही बोला जाता है थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल। फिर जैसे जैसे आप अपने दिमाग में गुलाब के फूल को ही इमेजिन कीजिए। फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसको कवर किए होते हैं, जैसे, और उसी को बोला जाता है सेपल। और जो गुलाब का फूल का जो कवर्ड पार्ट होता है, जो रेड या फिर पिंक कलर का होता है, उसको क्या बोलते हैं? पेटल, और पेटल को ही कलेक्टिवली बोला जाता है कोरोला। ठीक, फिर फ्लावर्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो फ्लावर हम स्टडी कर रहे हैं ये बायसेक्सुअल फ्लावर है, यानी इसमें दोनों गैमेट्स यानी दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो जो ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि जो ये लॉन्ग ट्यूब है और इसके ऊपर जो स्वेलन स्ट्रक्चर है, ये होता है स्टेमन यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है स्वेलन टॉप, इसको बोला जाता है एंथर, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इन्हें क्या बोला जाता है? फिलामेंट। और यही होते हैं स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक, अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। पिस्टल, पिस्टल को कार्पेल भी बोला जाता है। पिस्टल में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जो अपर पार्ट होता है पिस्टल का, यानी जो जिस पे पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं, उनको बोला जाता है स्टिग्मा। ये काफ़ी स्टिकी होते हैं ताकि पॉलन ग्रेन इन पे आके अटैच्ड हो सके। फिर उसके बाद जैसे ये हम नीचे जाते हैं तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इनको बोला जाता है स्टाइल, और ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर, स्वेलन स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एग सेल्स, और यही एग सेल्स क्या होते हैं? फीमेल जर्म सेल या फिर फीमेल सेक्स सेल्स या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। आई बात समझ में?
और जो स्टेमन होता है, स्टेमन के अंदर जो एंथर होता है यानी ये वाला पार्ट, ये कंटेन करता है पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन में ही क्या होते हैं, मेल जर्म सेल। आए बस समझ में। आप ये देख लीजिए कि सेपल्स को कलेक्टिवली बोला जाता है कैलिक्स, पेटल्स को कलेक्टिवली बोला जाएगा कोरोला, स्टेमन एंड्रोशियम और पिस्टल को जाइनोशियम। ये जो फ्लावर जिसके बारे में अभी हमने स्टडी किया, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है। तो इसी बेसिस पे जो फ्लावर्स होते हैं उनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं, आइदर मेड ऑफ फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल में से कोई एक पार्ट प्रेजेंट होता है, तो ऐसे फ्लावर को बोला जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जांपल होगा पपाया और वाटरमेलन। पपाया और वाटरमेलन में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट, चाहे वो मेल का हो या फिर फीमेल का, वही प्रेजेंट होता है। दूसरा टाइप होता है फ्लावर्स का बाइसेक्सुअल, यानी ऐसा टाइप ऑफ फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट हो, जैसे हिबिस्कस और मस्टर्ड। ठीक, अब हम बारी बारी से इन 4 मेन टाइप्स, फ्लावर्स के चारों मेन टाइप्स को स्टडी करेंगे। पहला है सेपल। सेपल यानी फ्लावर ऑफ बेस ऑफ द फ्लावर। ठीक, आउटर मोस्ट होल यानी पार्ट ऑफ द फ्लावर हैज़ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर सेपल। सेपल वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है फ्लावर्स का, उसी को क्या बोला जाता है, सेपल। और ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, ग्रीन कलर का होता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसको कलेक्टिवली बोला जाता है कैलिक्स। सेपल्स का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेजेस। जब आप गुलाब को देखते हैं, जब किसी आप गुलाब की कली को देखते हैं तो वो किस कलर का होता है, ग्रीन। और जैसे जैसे वो बढ़ता है तो जो उस पर ग्रीन पार्ट होता है वो धीरे धीरे से नीचे आता जाता है, और उसमें वो कलर्ड पार्ट यानी पेटल्स बाहर आते हैं। ठीक, तो ये जो सेपल्स होते हैं, ये इनको इनिशियल स्टेजेस यानी जब वो कली के फॉर्म में यानी बड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं फ्लावर, उनमें ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो सेपल का ये फंक्शन था। अब बात करते हैं पेटल की। कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ पेटल। जो प्लांट का कलरफुल पार्ट होता है, जैसे रोज़ फ्लावर में जो ग्रीन पार्ट होता है, जो मेन पार्ट होता है उसका, उसी को बोलते हैं पेटल। ये कलरफुल होता है और ये सेपल के अंदर होता है। मान लीजिए ऐसे ये सेपल है, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है पेटल। कलेक्टिवली कॉल्ड कोरोला, और इसको कलेक्टिवली बोला जाता है कोरोला। इसका फंक्शन क्या होता है, पेटल्स आर कलरफुल एंड स्कैंटेड। पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल और स्कैंटेड यानी उनमें स्मेल होती है, और इनका जो मेन फंक्शन होता है ये होता है कि ये पॉलिनेटिंग एजेंट जैसे बीज और बर्ड्स। पॉलिनेटिंग एजेंट किसे बोलते हैं, वो एजेंट्स जो कि पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं, उन्हीं को यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट बोला गया है, जैसे बीज हैं, फ्लावर्स हैं। ठीक, तो ये इनको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ये इनका फंक्शन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बीज और ये फ्लावर्स बर्ड्स होते हैं, ये अक्सर अलग अलग फूलों पे बैठते रहते हैं, तो इनमें तो यही हेल्प करते हैं पॉलन ग्रेन के ट्रांसफ़र का। तो जब ये फ्लावर अट्रैक्टिव होते हैं तो ये उन पे जाके बैठते हैं, और ऐसे करके पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक, तो इनका यही मेन फंक्शन है कि ये पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और इनका एक और फंक्शन होता है, प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेंटर। पेटल्स के सेंटर में ही मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो ये उनको चारों तरफ से सराउंडेड किया होता है, घेरे रहता है, और ऐसे करके ये उनकी प्रोटेक्शन भी करता है। थर्ड पार्ट है स्टेमन। स्टेमन यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। स्टेमन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। स्टेमन 2 पार्ट्स के मिलकर बनता है, एंथर और फिलामेंट। जो ऊपर आप स्वेलन स्ट्रक्चर यानी स्वेलन टॉप देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, एंथर, और इसमें प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक, ये जो नीचे आप स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं यानी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है फिलामेंट। और इन्हीं दोनों का, फिलामेंट और एंथर को मिल के बनता है स्टेमन यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। एंथर ऑफ स्टेमन प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन एंड स्टोर देम। जो एंथर होता है, ये वाला पार्ट गेहूं लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसका फंक्शन ये होता है कि ये पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस भी करता है और उनको स्टोर भी करता है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक, दिस पॉलन ग्रेन्स कंटेन मेल गैमेट्स ऑफ ए प्लांट। और यही पॉलन ग्रेन्स
मेल गैमेट्स को कंटेन किए होते हैं। अक्सर कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वही मेल गैमेट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पॉलन ग्रेन कंटेन करते हैं मेल गैमेट को, न कि पॉलन ग्रेन मेल गैमेट होते हैं। आई बात समझ में? अब आते हैं चौथे पार्ट पे प्लांट के। पिस्टल को कार्पेल भी बोला जाता है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इज प्रेजेंटेड इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर। ये फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है पिस्टल, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। मेड ऑफ 3 पार्ट्स, और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जो टॉप पार्ट होता है जिसपे पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्टिग्मा। ये स्टिकी होता है ताकि ये पॉलन ग्रेन को रिसीव कर सके। फिर जो उसका सेंटर पार्ट होता है, यानी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोला जाता है स्टाइल। इट इज़ अ ट्यूब विच कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवरी। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये स्टिग्मा और ओवरी दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। बॉटम पार्ट ऑफ द पिस्टल विच इज़ स्वेलन। ये जो बॉटम पार्ट होता है पिस्टल का, स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है ओवरी। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल्स हैज़ एन एग सेल्स। अब इस ओवरी में प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, और इन्हीं ओव्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं एग सेल्स, जो कि फीमेल गैमेट होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर देखिए आप, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल। ये जो आप स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है ओवरी। ओवरी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल, और इन ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई किसी भी पिस्टल में प्रेजेंट होते हैं। तो यही क्या होते हैं? फीमेल गैमेट होते हैं। ठीक, यही रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। पॉलिनेशन। अब हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हमें पढ़ना है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए स्टेमन टू द फीमेल स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पॉलन ग्रेन का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक का ट्रांसफ़र होता है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन या तो खुद से भी हो सकता है, या फिर उसमें कुछ इंटरमीडिएट जैसे पॉलिनेटिंग एजेंट भी काम करते हैं। तो इसी बेसिस पे जो पॉलिनेशन है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा में होता है, तो वो सेम फ्लावर में होता है, या फिर डिफरेंट फ्लावर तो हो लेकिन प्लांट सेम है। लेकिन समझिए, दोनों केस में, सेल्फ पॉलिनेशन के केस में, इन दोनों केस में सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर दोनों में जो प्लांट है वो सेम ही है। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो सेम प्लांट में होता है, भले ही उसमें फ्लावर सेम हो या फिर डिफरेंट, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी इसमें कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट काम नहीं करते। और दूसरा टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। इसमें क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा में जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है वो दूसरे फ्लावर में होता है और दूसरे प्लांट में होता है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो सेम स्पीसीज के होते हैं। आई बात समझ में? यानी इसमें डिफरेंट फ्लावर भी होते हैं, डिफरेंट प्लांट भी होते हैं, और इसमें जब डिफरेंट प्लांट होते हैं तब इनको पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कराने के लिए इसमें कुछ पॉलिनेटर्स आते हैं, जैसे इट इज़ डन बाय पॉलिनेटर्स। ये पॉलिनेटर के ज़रिए होते हैं, जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं वो बायोटिक भी होते हैं, अबायोटिक भी होते हैं। बायोटिक में जैसे इंसेक्ट्स है, एनिमल, बर्ड, ये सारी चीज़ें। और ये जो बायोटिक में है वो अबायोटिक में है, उसमें आएंगे वाटर और एयर। ये पॉलिनेटर्स हैं, ये पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। अब आप इसको एक डायग्राम से समझिए जिससे आपको आसानी होगी। ये सेल्फ पॉलिनेशन का केस है। इसमें क्या देख रहे हैं आप, सेम फ्लावर है, होता तो ये डिफरेंट फ्लावर में ही है सेम प्लांट के, लेकिन इसमें हम समझेंगे एक ही प्लांट से। जब इसमें जो प्रेजेंट एंथर, जब इसमें से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टिग्मा पे, तब उसी प्रोसेस को, उसी पॉलिनेशन को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, इसमें 2 डिफरेंट फ्लावर होते हैं और डिफरेंट प्लांट होते हैं। ठीक, इसमें से मान लीजिए इसके एंथर से पॉलन ग्रेन किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के ज़रिए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। आई बात समझ में? तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें प्लांट सेम होते हैं, भले डिफरेंट फ्लावर हो, लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं उनमें फ्लावर्स भी डिफरेंट हैं
और प्लांट्स में डिफरेंट है। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट आफ्टर पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन pollen grain fall on stigma, next step is fusion। जब ये pollen grain एंथर से स्टिग्मा पे आते हैं, लैंड करते हैं, तब उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वही होता है फर्टिलाइजेशन। आप ऐसे समझिए कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पिस्टल, ठीक। इसमें ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, ये ओव्यूल है, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एग सेल्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जब इस पे पोलन ग्रेन इंटर करते हैं तो पोलन ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं 2 सेल्स। जैसे पहले सेल को बोला जाता है पोलन ट्यूब सेल्स या फिर वेजिटेटिव सेल बोला जाता है, वेजिटेटिव सेल। और जो दूसरा वाला सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। जब ये दोनों स्टाइल पे लैंड करते हैं तो इनमें से जो ये वेजिटेटिव सेल है यानी पोलन ट्यूब सेल है, ये कन्वर्ट हो जाता है ट्यूब में, यानी ये एक पाथ बनाता है जिसमें से जनरेटिव सेल ट्रैवल कर सके, ठीक। तो ये जो पहला सेल है वेजिटेटिव सेल, ये कन्वर्ट हो जाएगा पोलन ट्यूब में, ठीक। अब इसमें से जो जनरेटिव सेल होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करते वक्त ये स्प्लिट हो जाते हैं 2 पार्ट में। तो ये जो जनरेटिव सेल था ये एक था, अब ये स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट में। इसमें से जो पहला वाला है इन दोनों को बोलेंगे स्पर्म सेल। जो पहला वाला है वो किसके साथ फ्यूज़ करेगा, एग सेल के साथ। तो जो एग सेल्स इनकी जो इनमें जो क्रोमोसोम्स हैं उनका नंबर है n, और ये जो है यानी जनरेटिव सेल, इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा n। फिर जब ये दोनों फ्यूज़ करते हैं तो ये हो जाता है n + n हो जाएगा 2n, और जो फ्यूज़न के बाद ये जो 2n बनता है इसी को क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो ऐसे करके ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और जिस प्रोसेस से इसका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंगैमी। नेम आप याद रखिएगा, सिंगैमी। ऐसी प्रोसेस जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये एग सेल था और ये था स्पर्म सेल यानी जो जनरेटिव सेल जब स्प्लिट हो जाता है तो उसी को बोलते हैं स्पर्म सेल। तो जो एग सेल है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं n, और ये जो स्पर्म सेल हैं इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है n। जब ये n और n आपस में मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तब ये बनाते हैं 2n, और यही 2n होता है जाइगोट, जिस प्रोसेस से ये जाइगोट बनता है उनको हम बोलते हैं सिंगामी। अब इसमें जो दूसरा वाला स्पर्म सेल है ये फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो ये स्पर्म सेल जब फ्यूज़ करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तब क्या होता है, स्पर्म सेल, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है n प्लस में, ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ये 2 होते हैं, तो n + n, ये इनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा वो हो जाएगा 2n। फिर n + 2n क्या होगा, 3n। तो जो यहाँ पे ये बना है इसको बोला जाता है PEN या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक। तो जिस प्रोसेस से इसका फॉर्मेशन होता है, PEN का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। अब सब फिर से समझिए। सबसे पहले यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करते हैं, ठीक। पोलन ग्रेन में 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स, ठीक। इसमें से जो वेजिटेटिव सेल होता है या फिर पोलन ट्यूब सेल होता है वो रास्ता बनाता है पोलन ट्यूब, और इसमें से ट्रैवल करते हैं ये जनरेटिव सेल। ट्रैवल करने के वक्त ये जो जनरेटिव सेल होते हैं ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्म सेल्स, ठीक। उसके बाद जब ये यहाँ पे आते हैं ओव्यूल में तो ये इनमें एक एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई इन दोनों के साथ फ्यूज़न करते हैं, ठीक। तो जब ये एग सेल्स के साथ फ्यूज़न इनका होता है तो एग सेल प्लस में स्पर्म सेल दोनों के नंबर ऑफ क्रोमोसोम n + n है। तो जब ये दोनों का फ्यूज़न होता है तब बनता है 2n, जिसको बोलते हैं जाइगोट, और जिस प्रोसेस से ये जाइगोट बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी,
ठीक, अब इसमें जो सेकेंड स्पर्म सेल होता है, ठीक, वो किसके साथ फ्यूज़ करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसमें पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो 2 नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा वो हो जाएगा 2n, तो n प्लस 2n होगा 3n, और ये जो 3n बनता है इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN, और जिस प्रोसेस से ये बना है इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। अब आप देख रहे हैं कि इनमें 2 बार फ्यूज़न हो रहा है, पहला तो जिस प्रोसेस में जाइगोट बन रहा था और दूसरा जिसमें PEN का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर 2 बार फ्यूज़न हमें देखने को मिलता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब आइए समझते हैं। पॉलन कंटेन्स 2 सेल्स, पॉलन ट्यूब सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। इसमें 2 ट्यूब सेल्स थे, पॉलन ट्यूब सेल्स जिन्हें हम वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं, और दूसरा जनरेटिव सेल। उसके बाद क्या होता है, पॉलन ट्यूब सेल ग्रो इनटू पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब सेल जो होता है वो पॉलन ट्यूब में ग्रो कर जाता है, जिसकी हेल्प से जो जनरेटिव सेल होते हैं वो उनमें ट्रैवल करते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जनरेटिव सेल स्प्लिट इन 2 स्पर्म सेल्स। इस प्रोसेस के दौरान जो ये जनरेटिव सेल होते हैं वो 2 स्पर्म सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं उनको बोला जाता है स्पर्म सेल्स। इसमें से 1 मेल गैमेट, ये क्या है, ये मेल गैमेट ही तो है, तो 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। जब ये ओव्यूल में आते हैं तो उनमें प्रेजेंट होते हैं एग सेल्स। ठीक, तो एक स्पर्म सेल्स फ्यूज़ करता है एक एग सेल के साथ, इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम n+n बन जाता है 2n, और यही होता है जाइगोट, और जिस प्रोसेस से ये बनते हैं उनको बोलते हैं सिंगैमी। अदर गैमेट यानी जो दूसरा वाला स्पर्म सेल है ये फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ये 2 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म सेल का n है, प्लस में 2n, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई 2 नंबर में प्रेजेंट है। ठीक, n प्लस 2n हो जाएगा 3n, और इसी को बोलते हैं PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जिस प्रोसेस से ये बनते हैं उनको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूज़न। आप इसमें देख रहे हैं कि 2 बार फ्यूज़न टेक प्लेस कर रहा है। पहले केस में जब इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था, और दूसरे में जब इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो इसी की वजह से बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूज़न दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ख़त्म होती है। अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। जब जाइगोट और ये PEN का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद सीड्स का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइडेड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। जब जाइगोट बनता है तो उसमें बहुत तेज़ी से डिवीज़न होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है। ठीक, तो इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है, ये बन जाता है एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर। एम्ब्रियो क्या होता है, थोड़ा वेल डिफाइंड जाइगोट होता है। जब जाइगोट थोड़ा डेवलप कर जाता है तो उसी को बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज़ ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड्स। जो ओव्यूल होता है वो टफ कोट में डेवलप हो जाता है, और उसमें धीरे धीरे से सीड्स का फॉर्मेशन होने लगता है, कन्वर्टेड इनटू सीड्स। ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड रेपेन टू फॉर्म फ्रूट्स। जो ओवरी होती है उसमें भी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलती है, और ये उसके बाद फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है तब इसमें जो पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सारी चीज़ें होती हैं वो गिर जाती हैं, यानी उनका काम अब ख़त्म हो जाता है। ठीक, सीड कंटेन्स फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। ये जो सीड्स होते हैं, यानी सीड्स जिनमें ये एम्ब्रियो और ये फ्यूचर प्लांट, एम्ब्रियो बोलिए या फिर फ्यूचर प्लांट बोलिए, क्योंकि यही एम्ब्रियो आगे चल के एक प्लांट में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसको फ्यूचर प्लांट बोला गया है। ठीक, तो ये धीरे धीरे करके डेवलप हो जाते हैं जब इनको अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलती है, और इसी प्रोसेस को जिनमें सीड कन्वर्ट हो जाते हैं प्लांट में उसी को बोला जाता है जर्मिनेशन। अब इसमें क्या हुआ है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जो जाइगोट है वो कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो में, ओव्यूल कन्वर्ट हुआ है सीड में, और जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट्स में। और जब ये फ्रूट्स में कन्वर्ट होती है तब इसमें जो प्रेजेंट फ्लावर के पार्ट्स होते हैं जैसे पिस्टल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, ये सब गिर जाते हैं।
ठीक, अब आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, आइए इसे भी समझते हैं। पार्ट ऑफ बेबी प्लांट इन सीड विच डेवलप इन शूट विथ लीव्स। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मान लीजिए जब आप चना भिगोते हैं तो उनमें कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि कुछ पार्ट बड के फॉर्म में निकलते हैं, यानी जर्मिनेट कर जाता है चना जो होता है। तो उसमें जो निकलता है, अगर आप चने को बीज से काटते हैं तब ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। तो उसमें जो आप देखेंगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, तो जो अपर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं फ्यूचर शूट या फिर प्लोम्यूल। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आगे जाके शूट में कन्वर्ट होता है। ठीक, पार्ट विच डेवलप इनटू रूट, और इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये डेवलप होता है रूट में, और इसी को बोलते हैं रेडिकल यानी फ्यूचर रूट। आर से याद रखिएगा कि जो रेडिकल होता है वो फ्यूचर रूट होता है। ठीक, उसके बाद जो ये एडिबल पार्ट होता है चने में, इनके अलावा जो एडिबल पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, पार्ट ऑफ सीड विच कंटेन स्टोर्ड फूड, जो कि फूड स्टोर करता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन, और इसमें फूड स्टोर होता है। तो जब हम चने को काटेंगे बीच से, ऐसे ही बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो उनमें हमें कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इनमें से जो प्लोम्यूल होता है वो आगे जाके शूट में कन्वर्ट होता है, रेडिकल रूट में, और ये फूड स्टोर करता है। ठीक, तो ऐसे करके प्लांट में जर्मिनेशन होता है। और ये क्या हमने पढ़ा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट होता है। अब हमें आगे पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, इस टॉपिक में हमें 2 सब टॉपिक्स दिए गए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन उन पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमें जानने ज़रूरी हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला है गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ये कॉमनली मेल और फीमेल दोनों में यूज़ किया जाता है। जब हम मेल और फीमेल दोनों में कॉमनली बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं इस वर्ड का, गैमेटोजेनेसिस का। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली मेन की बात करें तब हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्पर्म, मेल गैमेट। ठीक, लेकिन जब हम फीमेल की बात करेंगे, यानी जब हम फीमेल गैमेट के प्रोडक्शन यानी फॉर्मेशन की बात करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे ओवोजेनेसिस का, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ओवियम या फिर एग सेल्स। ठीक, और यही एग सेल्स या फिर ओवियम्स होते हैं फीमेल गैमेट्स। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इंसेमिनेशन। अगला है फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। ये उस प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है। ठीक, ये हो गया फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन किसे बोलेंगे, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स अटैचमेंट टू यूटेरिन वॉल। जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है, जब उसका डेवलपमेंट होता है थोड़ा, तब उसे बोलते हैं एम्ब्रियो। तो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और इसका यूटेरिन वॉल में डेवलपमेंट होना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। अगला है गेस्टेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब उसके बाद जब एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, तब उसको बोलेंगे गेस्टेशन। पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी की जब डिलीवरी होती है तब उसे बोलते हैं पार्चुरेशन। प्यूबर्टी, एज एट विच सेक्शुअल मेच्योरिटी इज़ ऑब्टेन्ड। प्यूबर्टी एक ऐसी एज को बोला जाता है जिसमें ह्यूमन बींग्स में सेक्शुअल मेच्योरिटी आती है। जैसे गर्ल्स में सेक्शुअल मेच्योरिटी आती है 11 से 12 ईयर के बीच में, और बॉयज़ में सेक्शुअल मेच्योरिटी यानी प्यूबर्टी की एज होती है 13 से 14 तक की एज की। ठीक, मेल गैमेट किसे बोलते हैं, स्पर्म को, स्पर्म को बोला जाता है मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट होता है एग सेल या फिर ओवम। अब आते हैं जाइगोट पे। जाइगोट क्या होता है, द सेल विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है तो उसके बाद जो सेल बनती है उसी सेल को बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट को फर्टिलाइज्ड ओवियम या फिर फर्टिलाइज्ड एग भी बोला जाता है। अब जब जाइगोट थोड़ा डेवलप कर जाता है तब उसको बोला जाता है एम्ब्रियो। व्हेन बेबी पार्ट ऑफ अनबॉर्न बॉडी पार्ट ऑफ अनबॉर्न बेबी इन यूट्रस आर नॉट मच डेवलप, इट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो। जब अनबॉर्न बेबी का जो बॉडी पार्ट होता है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाता है, यानी
पार्शियली डेवलपमेंट हुई होती है उसमें, तो उसी को बोलते हैं एम्ब्रियो। और जब इसमें थोड़ी डेवलपमेंट हो जाती है तब उसको बोलते हैं फीटस। व्हेन बॉडी पार्ट ऑफ अनबॉर्न बेबी इज़ डेवलप, जब अनबॉर्न बेबी के जो बॉडी पार्ट होते हैं वो डेवलप्ड कर जाते हैं तब उनको बोला जाता है फ्यूटस। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट जब थोड़ा डेवलप कर जाता है तब उसको बोलेंगे हम एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो जब ये पूरी तरीके से डेवलप्ड कर जाता है, यानी जब अनबॉर्न बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप कर जाते हैं तब हम उसे बोलते हैं फ्यूटस। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें याद रखने समझने ज़रूरी थे। अब हम आते हैं इस चैप्टर के इस टॉपिक के दोनों सब टॉपिक्स पे। पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस जिसे हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल, पोस्ट्रेट ग्लैंड एंड पेनिस। बाकी सभी को हम डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहला है टेस्टिस। टेस्टिस आर ओवल शेप्ड विच लाई आउटसाइड द बॉडी। टेस्टिस ओवल शेप्ड ऑर्गन होते हैं, पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ मैन इन मैन। ये मैन के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव organs होते हैं। A pair of testes are located inside scrotum bag like structure which is present outside the abdomen cavity। जो टेस्टिस होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द स्क्रोटम। स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं ये टेस्टिस। ठीक, the scrotum helps in manufacturing the low temperature of testes 2 to 2.5 Celsius lower than normal internal body टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्मोजेनेसिस। ये जो स्क्रोटम होते हैं ये बॉडी के बाहर इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनमें प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, और टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है स्पर्म्स का। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी में उतना टेम्परेचर नहीं होता है। ठीक, तो इसको बॉडी में जितना टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। अगर इसको स्क्रोटम को प्रॉपर टेम्परेचर जितना कि उसको जितने की ज़रूरत होती है अगर नहीं मिल पाएगा तो उसमें जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्पर्मोजेनेसिस नहीं हो पाता है, इसीलिए ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। और ये जो स्क्रोटम होता है ये लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, लोअर दैन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी। ठीक, और ये टेम्परेचर इंटरनल बॉडी से कम होता है, लोअर होता है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ टेस्टिस पे। टेस्टिस का मेनली तो दो फंक्शन होते हैं। पहला, मेल रिप्रोडक्टिव सेल या फिर स्पर्म आर फॉर्म्ड हेयर। यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी यहीं पे स्पर्मोजेनेसिस होती है। ठीक, इसका सेकंड फंक्शन ये होता है टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जो ये टेस्टिस होते हैं ये मेल सेक्स हार्मोन रिलीज़ करते हैं और इसी मेल सेक्स हार्मोन को बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन। और इसका फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और प्यूबर्टी के टाइम पे जो सारे चेंजेस आते हैं मेल बॉडी में उनको यही हार्मोन लाता है। ठीक, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एट देयर सेक्रेशन इन स्पर्म। ये सेमिनल वेसिकल और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड हैं, ये जो दोनों ग्लैंड हैं इन्हीं को बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। ये जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तब इसमें ये अपना कुछ सेक्रेशन उसमें ऐड कर देती हैं और ये फ्लूइड बन जाता है ताकि उसमें जो स्पर्म होता है उसको नरिशमेंट ये प्रोवाइड कर सकें एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट ईजी, और ऐसे करके उनका ट्रांसपोर्ट भी ईजी होता है। तो जब स्पर्म में ये एसोसिएटेड ग्लैंड अपना सेक्रेशन ऐड कर देती हैं तब हम उसे स्पर्म नहीं सेमेन बोलते हैं। सेमेन में जब सेक्रेशन ऑफ ग्लैंड ऐड होता है तब बनता है सेमेन। ठीक, तो बॉडी से जो आउट होता है वो स्पर्म नहीं सेमेन होता है, सेमेन के फॉर्म में निकलता है। तीसरा पार्ट है वास डिफरेंस। इट पासेज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। ये स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक पास करने में हेल्प करता है, वास डिफरेंस। उसके बाद लास्ट पार्ट है यूरेथ्रा। इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। यूरेथ्रा जो होता है ये यूरिन और स्पर्म बोलिए या फिर आप सेमेन बोलिए, ठीक, दोनों के लिए ये कॉमन पैसेज होता है। यूरेथ्रा कैरीज देम, यानी स्पर्म और यूरिन, टू एन ऑर्गन कॉल्ड पेनिस विच ओपन्स आउटसाइड द बॉडी। यूरेथ्रा स्पर्म और
यूरिन को एक ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रेजेंट एक ऑर्गन पेनिस तक लाता है और यहीं से ये बॉडी के आउट जाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, इसमें ये जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस का फंक्शन हमने पढ़ा कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाता है, उनको प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ ये स्पर्म का फॉर्मेशन भी करता है। जब इसमें स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, तब ये स्पर्म इस वास्ट डिफरेंस की हेल्प से ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करके ये जब इधर आते हैं तब इनमें जो ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल, वेसिकल और ये पोस्टेड ग्लैंड, ये अपना सेक्रेशन ऐड कर देती हैं, तब ये बन जाता है सेमेन। फिर ये सेमेन वास्ट डिफरेंस की हेल्प से ही यूरेथ्रा तक आता है और यूरेथ्रा के बाद ये पेनिस तक आता है, जिससे ये बॉडी के बाहर जाता है। तो यहाँ तक था स्पर्म का प्रोडक्शन, यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद ये बॉडी से आउट हो जाता है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज होते हैं जो कि पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, जैसे मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होता है पेयर्स में, ठीक। ओविडक्ट, जिसे हम फैलेंजियम ट्यूब भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम स्ट्रक्चर से, डायग्राम से समझेंगे। फिर उसके बाद यूरेटस, जिसे वॉर्म भी बोला जाता है, सर्विक्स, वेजिना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, और ये पेल्विक रीजन में मौजूद होते हैं। अब ऐसे ही हम बारी बारी से इनका भी पार्ट स्टडी करते हैं। पहला है ओवरी। अ पेयर ऑफ ओवरी, ओवरी पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी दो ओवरी प्रेजेंट होती हैं। इज़ लोकेटेड इन बोथ साइड्स ऑफ एब्डोमेन कैविटी, ये एब्डोमेन कैविटी के दोनों साइड ही प्रेजेंट होती हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ वुमेन, जैसे मेल्स में उनका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस था, ठीक ऐसे ही फीमेल्स में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवरी। अब फंक्शन क्या होता है ओवरी का? इसका भी वही फंक्शन होता है। पहला तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज़ करेगा और दूसरा ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, यानी ओवा या फिर एग सेल्स का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म्ड हियर, यहाँ पर एग सेल्स यानी ओवा का फॉर्मेशन होता है। एट टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए गर्ल, thousands of immature eggs are present in ovary. At puberty egg starts maturing. मेल्स में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो प्यूबर्टी के एज में, यानी 13 से 14 ईयर की एज में होता है, लेकिन फीमेल्स की केस में ऐसा नहीं होता है। जब भी किसी गर्ल का बर्थ होता है तब बर्थ के टाइम पे ही उसकी ओवरी में बहुत सारे इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और प्यूबर्टी की जब एज आती है तब ये मेच्योर होने लगते हैं। अब ओवरी का एक और फंक्शन होता है, दे आल्सो प्रोड्यूसेस फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। ये फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करने का भी काम करती हैं ओवरी। एस्ट्रोजन यानी प्यूबर्टी के समय में जितने भी सारे चेंजेस आते हैं फीमेल बॉडी में वो इस हार्मोन के कारण आते हैं, और प्रेगनेंसी के समय में जितने भी सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में ये सारे इस हार्मोन की वजह से आते हैं। सेकेंड पार्ट है ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। रिसीव्स द एग्स प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी एंड ट्रांसफ़र इट टू द यूरेटस, ये जब ओवरी में जो एग्स होते हैं जब उनका फॉर्मेशन हो जाता है तो ये उनको रिसीव करती है और इसको यूटेरस तक भेजने का काम करती है। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स ओविडक्ट्स में ही टेक प्लेस करता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ नोन एज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? आंसर होगा ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है यूटेरस। इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। यूरेटस ओपन इनटू वेजिना थ्रू सर्विक्स, और ये वेजिना के थ्रू सर्विक्स में ओपन होता है। वेजिना रिसीव्स सेमेन फॉर पुटिंग स्पर्म, ये जो वेजिना होता है ये वाला पार्ट ये सेमेन को रिसीव करता है ताकि वुमेन की बॉडी में स्पर्म जा सके। आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल, और इसको बर्थ कैनाल भी बोला जाता है। अब आप स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले हमने पेयर्स ऑफ ओवरी के बारे में पढ़ा। इस ओवरी का फंक्शन होता है कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज़ करता है, साथ ही साथ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी ओवा या फिर एग सेल्स का प्रोडक्शन करता है।
जब ये एग सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं उसके बाद ये जो ओविडक्ट होते हैं ये इनको रिसीव करते हैं और इनको यूरेटस तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ये इस ओविडक्ट में क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस करता है, यानी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और इसीलिए इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है। यूरेटस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है, यानी ये वाला पार्ट, ठीक। और वेजिना ये वाला जो पार्ट होता है यही रिसीव करता है स्पर्म को और इसी को बोला जाता है बर्थ कैनाल। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। अभी तक हमने क्या समझा, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ा और उनमें कैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी स्पर्म और एग सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये समझा। अब इसके बाद हम सेकेंड इवेंट यानी फर्टिलाइजेशन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विथ ओवियम टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट यानी स्पर्म और ओवियम के फ्यूज़न की प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन और इससे बनता है जाइगोट। इवेंट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ जोना पेल्यूसिडा। ये क्या होता है ये आपको नहीं जानना है। लेयर ऑफ ओवियम एंड इंक्लूड्स चेंजेस इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। जब स्पर्म रिलीज होता है तो एक बार में एक ही स्पर्म नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक। तो क्या सारे ही स्पर्म फीमेल एग सेल से फ्यूज़ करते हैं? तो ऐसा नहीं है। जब कोई भी एक स्पर्म आ जाता है ओवियम तक तब इसमें जो ये जोना पेल्यूसिडा लेयर होती है इसके कांटेक्ट में आते हैं। उसके बाद ये जो पहला स्पर्म होता है ये कुछ ऐसा चेंजेस लाता है ताकि इसमें बाकी सारे स्पर्म ना आ सके, ठीक। तो ऐसे करके ये एक सिंगल स्पर्म फ्यूज़ करता है एग सेल्स के साथ, ठीक। Thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum। और ये इंश्योर करता है कि सिर्फ एक स्पर्म सेल ही एक ओव्यूल यानी एक सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा, फ्यूजन होगा इसमें। द सेक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द sperm enter into the cytoplasm of the ovum through zona pellucida and plasma membrane। और जो ये स्पर्म होता है जो ये सेक्रेशन करता है एक्रोसोम, ये हेल्प करता है इसमें जोना पेल्यूडिका और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटर करने में ताकि ये ओवियम यानी एक सेल के साथ फ्यूज़ कर सके, ठीक। व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज्ड, जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है यानी जब फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस कर चुका होता है, फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट इन ओविडक्ट डिवाइडिंग रैपिडली बाय माइटोसिस डिवीजन। जब ये फ्यूज़न हो जाता है तब उसके बाद बनता है जाइगोट। अब जब जाइगोट बन जाता है ओविडक्ट में, ओविडक्ट यानी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो इसमें रैपिडली माइटोसिस डिवीज़न होता है, तेज़ी से इसमें सेल डिवीज़न देखने को मिलता है और ये डेवलप कर जाता है किसमें, एम्ब्रियो में। देन एम्ब्रियोज डेवलप। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विथ द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। जो एम्ब्रियो होता है इसको न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है जो कि इसे मदर्स ब्लड से मिलता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा क्या होता है, टेम्परेरी ऑर्गन दैट डेवलप इनटू यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय पे ये जो टेम्परेरी ऑर्गन होते हैं जो डेवलप कर जाते हैं यूरेटस में उन्हीं को बोलते हैं प्लेसेंटा और यही प्लेसेंटा हेल्प करते हैं एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलने में मदर्स की ब्लड से, ठीक। अब फंक्शन देखते हैं इसका। इट फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूव CO2 एंड वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय एम्ब्रियो। ये जो प्लेसेंटा होता है इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो एम्ब्रियो होता है उसमें जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है जैसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है और उसका जो वेस्ट जैसे CO2 होता है इसको ये बॉडी के बाहर भेजने का भी काम करते हैं प्लेसेंटा। The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which help in transport of substances to and from the embryo। और जो ये प्लेसेंटा होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं एम्ब्रियो के साथ जो कि एक अनबाइलिकल कॉर्ड की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं और ये एम्ब्रियो में जितने भी सारे सब्सटेंसेस होते हैं उनको वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने यानी ले जाने और ले आने का काम करते हैं। फिर व्हेन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट गेस्टेशन,
हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का एक टर्म पढ़ा था, गेस्टेशन। जब ये गेस्टेशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, 9 फर्टिलाइजेशन के 9 महीने बाद फ्यूटस ग्रोज टू बेबी, तो ये जो फ्यूटस होता है ये बेबी में डेवलप हो जाता है। ठीक, जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट जब डेवलप कर जाता है उसे बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब डेवलप कर जाता है यानी जब अनबॉर्न बेबी की बॉडी डेवलप कर जाती है उसे बोलते हैं फ्यूटस। फिर 9 मंथ के बाद देन द बेबी बॉर्न, उसके बाद बेबी का जन्म होता है, बेबी बॉर्न्स। उसके बाद एनसीईआरटी में एक लास्ट टॉपिक दी गई है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आइए इसे भी समझते हैं। Reproductive health. It simplifies refers to healthy reproductive organ with normal function. Reproductive health यानी reproductive organ का normal functioning, healthy functioning, इसी को बोलते हैं reproductive health. According to the WHO, World Health Organization के according, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction. Reproductive health का ये मतलब होता है कि reproduction के लिए सभी aspects के साथ हेल्दी होना चाहिए, जैसे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, इन सभी एस्पेक्ट्स के साथ हेल्दी होना चाहिए। इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ WHO के अकॉर्डिंग। अ सोसाइटी विथ पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इमोशंस, बिहेवियर्स, इंटरेक्शंस अमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड टू एस्पेक्ट्स माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। और ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग फिजिकली, फंक्शनली और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इमोशनली, बिहेवियरली सब तरीके से रिलेटेड होते हैं, सभी एक्सपर्ट से हेल्दी होते हैं, ऐसे में बोला जाता है उनको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ठीक, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs, diseases or infections which are transmitted through the sexual intercourse are collectively called STDs or venereal diseases, VD, और reproductive tract infection, RTI। ऐसे diseases, ऐसी बीमारियां जो कि सेक्सुअली इंटरकोर्स की वजह से फैलती हैं, diseases और infections which transmitted through sexual intercourse, तो ऐसी बीमारियों को बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या फिर वेनरल डिजीजेज या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक, कई 2 एग्जांपल आपकी बुक में दिए गए हैं कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होते हैं ये बैक्टीरिया और वायरल डिजीजेज की वजह से फैलते हैं। बैक्टीरिया से जो डिजीजेज होती हैं, STDs, उनका कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है, ये आपको याद होना चाहिए, गॉनोरिया और सिफिलिस। और वायरल डिजीजेज यानी जो डिजीजेज वायरस से फैलती हैं उनका एग्जांपल दिया गया था वाट्स और HIV एड्स। एड्स एक बीमारी होती है, ये एक STDs होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो कि HIV वायरस से होती है। ठीक, तो ये वायरस है और ये डिजीज़ है, ये जो डिजीज़ होती है वो ये HIV वायरस के कारण ही होती है। NCERT में जो लास्ट में पैराग्राफ दिया गया है बड़ा सा, आप उसे ज़रूर रीड कर लीजिएगा। उससे अक्सर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार CBSE उससे क्वेश्चन पूछ भी चुकी है। ठीक, तो उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। प्रिवेंशन ऑफ STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, हमें अवॉइड करना होता है सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर से। ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस। कॉन्ट्रासेप्शन, बर्थ कंट्रोल आल्सो नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन, बर्थ को कंट्रोल करने को ही बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। एंड फर्टिलिटी कंट्रोल इज अ मेथड और डिवाइस यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ये एक मेथड होता है जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इसके कुछ मेथड्स हैं, 4 मेथड दिए गए हैं यहाँ पे। मैकेनिकल बैरियर, केमिकल मेथड, IUCD, सर्जिकल मेथड, ये कुछ मेथड्स हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। पहला है मैकेनिकल बैरियर, ओव्यूम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटेड विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। इसमें क्या होता है, बैरियर्स की हेल्प से जो ये ओव्यूम और स्पर्म होते हैं इनको मीट करने से रोका जाता है। दूसरा है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में क्या होता है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज यूजेज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट यूजुअली कॉल्ड पिल्स, इसमें ओरली दवाइयाँ ली जाती हैं जिसको हम पिल्स बोलते हैं। ठीक, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज को बोला जाता है केमिकल मेथड। और इसमें क्या होता है, दे आर कॉल्ड
स्पर्मिसाइड्स विच किल स्पर्म्स, और ये जो पिल्स लिया जाता है इसको बोला जाता है स्पर्मिसाइड्स, जो कि स्पर्म को किल करने का काम करते हैं। इनहिबिट ओवल्यूशन एंड इम्प्लांटेशन, और ये एवोल्यूशन और इम्प्लांटेशन को भी रोकने का काम करती हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस यानी पिल्स। फिर थर्ड मेथड है IUCD, इंट्रायूटेरिन कॉन्सेप्टिव डिवाइस। कॉपर टी इज़ इंसर्टेड इन यूटेरस थ्रू वेजिना, वेजिना की हेल्प से यूटेरस में कॉपर टी इंसर्ट किया जाता है, और ये करता है क्या, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, बट डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम STDs। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन को तो प्रिवेंट करता है, लेकिन ये STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से प्रिवेंट नहीं करता है, प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्पर्म होता है वो जब बॉडी के बाहर निकलता है वो तो सेमेन के फॉर्म में निकलता है, यानी उसमें कुछ ग्लैंड्स का सेक्रेशन भी होता है। तो ये जो कॉपर टी होता है ये स्पर्म को तो रोक लेता है, लेकिन उसमें जो सेक्रेशन होते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स के, उनको नहीं रख पाता है, और इन्हीं की वजह से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां होती हैं वो दूसरे तक फैल जाती हैं। ठीक, चौथा मेथड है सर्जिकल मेथड, स्टेरिलाइजेशन, वासेक्टोमी, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड। ये सर्जिकल मेथड होता है, इसमें ऑपरेशन के थ्रू कॉन्ट्रासेप्शन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब मेल्स में ये चीज़ें होती हैं, यानी जब वास डिफरेंस को रिमूव किया जाता है, जब नसबंदी होती है, उसको बोलते हैं वासेक्टोनॉमी, और जब फीमेल्स की बात की जाए तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोनॉमी, स्मॉल पार्ट ऑफ ओविडक्ट रिमूव्ड। इसमें क्या होता है, ओविडक्ट का स्मॉल पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, ठीक, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। अब हमारी बुक में एक लास्ट टॉपिक दिया गया है, फीमेल फोर्टिसाइड। छोटी सी टॉपिक है ये, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फीमेल फोर्टिसाइड, प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड वॉम्ब इज कॉल्ड फीमेल फोर्टिसाइड। गर्ल चाइल्ड या फिर फीमेल चाइल्ड को वॉम्ब यानी माँ की कोख में ही मार देने वाली प्रैक्टिस को ही बोला जाता है फीमेल फोर्टिसाइड। अक्सर होता क्या है कि कुछ मेथड से ये पता लगा लिया जाता है कि आने वाला बच्चा गर्ल है या फिर बॉय, और अगर गर्ल होती हैं, गर्ल चाइल्ड होती हैं, तो अक्सर उनको पेट में ही मार दिया जाता है, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो बोझ होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे ही देश में कल्पना चावला हुई हैं, हमारे ही देश में किरण बेदी हुई हैं, हमारे ही देश में लता मंगेशकर हुई हैं, और हमारे ही देश में रानी लक्ष्मीबाई हुई हैं। लेकिन फिर भी लोगों की ऐसे ही सोच के चलते हमारे देश में कई बच्चे यानी कई फीमेल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड जो कि इस दुनिया में आए ही नहीं होते हैं, उससे पहले ही दुनिया की बुराई उनको दिखा दी जाती है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इलिटरेसी के कारण, लोगों की घटिया सोच के कारण। तो फॉर ए हेल्दी सोसाइटी, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, कोई भी सोसाइटी हेल्दी तब कहलाती है जब उसमें बैलेंस सेक्स रेशियो हो, यानी मेल और फीमेल का रेशियो 1:1 हो, यानी जितने मेल किसी सोसाइटी में प्रेजेंट हो उतने ही फीमेल भी प्रेजेंट हो। इज़ नीडेड दैट कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग पीपल टू अवॉइड फीमेल फोर्टिसाइड। और ये तभी हो सकता है जब लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए फीमेल फोर्टिसाइड को अवॉइड करने के लिए। और प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी वो प्रोसेस जिससे ये पता लगा लिया जाता है कि आने वाला बच्चा बॉय है या फिर गर्ल। ठीक, तो अगर हम लोगों को जागरूक करें, एजुकेट करें इनके अगेंस्ट, तभी हमें एक हेल्दी सोसाइटी मिल सकती है जिसमें बैलेंस सेक्स रेशियो हो। ये समझना है हमें और आपको। भले ही ये छोटी सी टॉपिक है, लेकिन इसकी मीनिंग काफ़ी ब्रॉड है। तो आई होप आपको इसके मायने समझ में आए होंगे। ठीक, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।